विपक्ष भी खुश, सत्ता पक्ष भी खुश और ईवीएम पर कोई सवाल नहीं, इसलिए चुनाव आयोग खुश। कुछ इस तरीके का जनादेश आया है इस बार देश का। परिणामों ने बता दिया कि एनडीए की सरकार रहेगी, पर इंडिया गठबंधन भी असरदार रहेगा। पूरे देश में कई प्रदेशों में विपक्ष ने इस बार मोदी सरकार को कड़ी टक्कर दी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उसे बड़ा झटका भी झेलना पड़ा, लेकिन जिन प्रदेशों ने बीजेपी की ड्यूटी नहीं की है उन्हें बचाया। उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी हैं। ये वही पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है जो कि देश का दिल कहलाता था, और इसी दिल में शायद मोदी अब रहने लगे हैं। और यही वजह है कि राज्य बनने के बाद अब तक जितने चुनाव हुए हैं सब में बीजेपी को बढ़त रही है, और इस बार विपरीत परिस्थितियों में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का साथ दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जरूर एक सीट में खाता खुला, लेकिन यहाँ भी विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी सरकार के पक्ष में माहौल बना और 11 में से 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। भाजपा अपनी जीत पर काफी खुश है और उनके नेता छत्तीसगढ़ को भाजपा का गढ़ बता रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का आज परिणाम आ रहा है और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है। 10 सीटों पर कंफर्टेबल हमारा मार्जिन है जीत का, और कोरबा की सीट है निश्चित रूप से उसमें बहुत कम अंतर से आगे पीछे हो रहे हैं। निश्चित रूप से आगे और बहुत मतगणना का दौर बाकी है और उसमें भी हम विजय प्राप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ में जीत से जहां भाजपा उत्साहित है, वहीं देश भर के परिणामों ने कांग्रेस में नई ऊर्जा भरी है। पहले के लोकसभा चुनाव में हार और उसके बाद विधानसभा चुनाव की हार से निराश कांग्रेस इस बार के परिणामों को संजीवनी मानकर चल रही है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के परिणाम को किनारे रख देश भर में आए जनादेश को देखने की बात कहती है। कांग्रेस के मुताबिक ये परिणाम भाजपा की नैतिक हार है। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। अब छत्तीसगढ़ में कुछ गणित दूसरा चल गया है, मध्य प्रदेश में गणित दूसरा चल गया है। प्रजातंत्र में हार जीत जो है एक पार्ट है और ये होते रहती है, और जिन लोग जीते हैं वो इसका दम ना भरें। आने वाले समय में कांग्रेस बेहतर करेगी। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा करने वाली, दम भरने वाली पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पा रही है बीजेपी। रही बात, मतलब सीधा सीधा कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने नकार दिया है। मानसिक रूप से हार स्वीकार कर लेना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। फिलहाल चुनाव परिणाम के बाद सबकी निगाहें सरकार किसकी बनती है उस पर है, लेकिन मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाना हर जगह राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सफलता का श्रेय भी इसी सवाल में खो गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेता गढ़ में भगवा लहराने के बावजूद भाजपा जश्न मनाने की स्थिति में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के आए परिणामों पर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भगवा लहरा गया है और ये परिणाम बताते हैं कि छत्तीसगढ़ अब एक तरीके से भाजपा का गढ़ साबित हो रहा है, क्योंकि राज्य बनने के बाद से जब भी यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें तो बढ़त बीजेपी को ही मिलती रही है। विधानसभा चुनावों को भी अगर हम चुनावी आंकड़े में देखें तो यहाँ ज्यादा बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ऐसे में ये जब भगवा गढ़ बन गया है, भाजपा का गढ़ है, तो इसके पीछे किस तरीके की रणनीतियां रही होंगी, किस तरीके की जीत बीजेपी ने हासिल की है और इस जीत के बाद जो हार कांग्रेस को मिली है, क्या कांग्रेस उस पर मंथन करेगी, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि रिजल्ट सबके सामने है। छत्तीसगढ़ में 10-1 से जीत मिली है बीजेपी को। एक सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में गई है और 10 सीट बीजेपी के पाले में। तो बीजेपी से ही पहले जान लेते हैं, अलग अलग प्रदेशों में सुनील जी अलग अलग परिणाम आए हैं। जो
आप लोगों का एक गढ़ बन गया था उत्तर प्रदेश, वहां भी विपरीत परिणाम, जो कि आरएसएस का क्षेत्र है, घर है, वहां विपरीत परिणाम। लेकिन आप लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हर बार जीतने में कामयाब हो जाते हैं, किससे श्रेय देंगे? क्या जादू ऐसा है कि हर बार यहां पर आप लोगों को ज्यादा सीटें मिलती है? जी राम राम, जय जोहार। देखिए, छत्तीसगढ़ हो या देश हो, मतगणना के जब नतीजे आए, चुनाव के नतीजे आए, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की जीत इस देश के अंदर में हुई है और जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है। इसीलिए आप देखेंगे कि 62 सालों के बाद माननीय मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार जो है वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। एनडीए ने उनको अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है और समर्थन की चिट्ठी भी मिल गई है घटक दलों की, और अब दावा पेश करेंगे और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कुछ दिनों में 1 या 2 दिन में जब भी राष्ट्रपति जी समय देंगे उनके शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम हो जाएगा। अब हम बात करें चुनाव परिणामों की समीक्षा की, हम जिस विषय को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, अभी मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से शुरू करूं। माननीय शिव डहरिया जी पूर्व मंत्री हैं, जिनको कब्जाबाज मंत्री के नाम से रायपुर और छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। अभी वो कह रहे थे कि यहाँ गणित दूसरा चल गया। ये कांग्रेस वाले हमेशा गणितबाजी की बात करते हैं, इधर गणित हो गया, उधर गणित हो गया। अरे आप गणितबाजी में कब्जा कर डाले थे भैया यहाँ पर जमीनों में। बैच जी कह रहे थे कि भैया बहुमत नहीं मिला, आपके पूरे गठबंधन को मिला लोगे तो भारतीय जनता पार्टी अकेले आपसे ज्यादा है बैच साहब, और आपकी खुद की सीट नहीं बची। भाजपा के शेरों ने बस्तर कांकेर दोनों ढहा दिया किला आपका और जीत करके हम आ गए, जिसमें आप बड़ा दम भर रहे थे कि हम जीत जाएंगे 4 सीट 5 सीट, तो कुछ नहीं। देखिए, आपके दिग्गज हारे, वो दिग्गज जो दागी थे, वो दिग्गज जो आरोपी थे, और जनता के नकारे हुए लोगों को कांग्रेस ने टिकट दे दिया था। भ्रष्टाचारी उनका चेहरा था। जिनके नाम ईडी आईटी में हो, जिनके नाम डायरी में निकले, उनको चुन चुन करके टिकट दिए। जातिवाद का, पूरा देश में जातिगत जनगणना की बात करके जहर घोलने वाले छत्तीसगढ़ में वही करने का काम आप कर रहे थे। दूसरी ओर आप देखेंगे कि माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन छत्तीसगढ़ में है। मोदी की गारंटी हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं। पूरा विश्वास भाजपा के साथ में है और संगठन की मजबूती छत्तीसगढ़ में भाजपा की है। ये बड़े मजबूत कारण थे। हमने जो कहा वो करके दिखाया, जनता ने पूरा विश्वास जताया। एक सीट हम थोड़े हार गए, लेकिन एक नुक्ता लग गया है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि भाजपा यहां पर जिस मार्जिन से जीती है, अरे बृजमोहन अग्रवाल जी टॉप 10 देश में 10 सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले में 90 नंबर पे 5,75,285 वोट की लीड रायपुर की जनता ने जनादेश के माध्यम से दिया है। दुर्ग, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का गढ़ था, वो तो खुद अपना चुनाव राजनांदगांव से हार गए, पलायन करके लड़े, लेकिन वहां पर देखेंगे विजय बघेल जी ने 4,38,226 वोटों की लीड ली है। तो ये दर्शाता है छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कुछ ऊपर नीचे होता है। देखिए, 10 साल की सरकार है, कहीं ना कहीं विपक्षियों ने बहुत सारे प्रोपेगेंडा किए हैं, एक नैरेटिव पेश करने का काम किया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त कर देंगे। अब जनता भोली भाली आ जाती है कुछ लोगों के बातों में, लेकिन इस कार्यकाल में उसी प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी काम करके दिखाएंगे, उसी प्रकार से सरकार चलेगी जैसे 10 साल चली। ना इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाले हैं और ना ही देश का विकास रुकेगा। जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर, वो बना करके रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में तो निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में है। मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को और देश की जनता को कि आपका विश्वास मोदी जी के साथ है, विष्णुदेव साय जी के साथ है और भाजपा के साथ है। ठीक है, चलिए, ये बीजेपी जहां पर जीत कराई है वहां पर इसी तरीके के तर्क दे रही है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है, देश में भी और प्रदेश में भी। हम दीपक बैज का बयान सुन रहे थे, वो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पर भी हार हुई है। अनिल जी, आपका क्या मानना है? ये तो मंथन का समय है कि भाई पिछली बार भी आप लोगों की 9 सीटों में हार हुई थी, इस बार 10 सीटों में हार हो गई। कहीं ना कहीं आप लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार नहीं मिल रहा है लोकसभा चुनाव में। देखिए मोहन जी, अभी मैं जनता पार्टी के प्रवक्ता का दम्भ सुन रहा था। मोदी जी का दम्भ तो टूट गया। मोदी जी ने भाषण दिया इस छत्तीसगढ़ की पावन माटी पर कि मैं लंगड़ी सरकार चलाने वाला मोदी नहीं हूं, मैं 400 पार की सरकार चलाऊंगा। लंगड़ी सरकारें जो इस देश में चलती थी वो देश को कमजोर करती थी। मोदी लंगड़ी सरकार को छुएगा भी नहीं।
तो कैसे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाएंगे? अपने ही गठबंधन के दलों को गाली देने वाले मोदी जी अब कह रहे हैं कि गठबंधन के सहारे सरकार बनाएंगे। तो लंगड़ी सरकार की परिभाषा तो मोदी जी को बतानी होगी कि लंगड़ी सरकार वो किसको कह रहे थे। दूसरी बात मोहन जी, पूरा शासकीय अमला लगा था, ईडी, आईटी, सीबीआई। जो अदानी 2000 नंबर पे नहीं था वो एशिया का सबसे बड़ा अमीर बन गया है, उसका धनबल लगा हुआ था। मीडिया का एक बड़ा वर्ग लगा हुआ था, एग्जिट पोल उसका बड़ा उदाहरण है। इन सब के बाद भी पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इतने मुकदमे, खाते सीज करना, दलों को खत्म कर देना और संविधान खत्म करने की बात, अरुण गोविल और इनके जो फैजाबाद से जहां भगवान श्री राम का मंदिर है, वहां के कैंडिडेट लल्लू सिंह ने खुद कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं। हम कहां से कहने लगे साहब? हम तो आप ही के कई नेताओं का कम से कम 11-12 जो सांसद के प्रत्याशी थे उन्होंने कहा, उस बात को हमने उठाया, यही कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। दूसरी बात देखिए, इन विपरीत परिस्थितियों में भी इंडिया गठबंधन ने जिस तरह चुनाव लड़ा, आजादी के बाद आज तक विपक्ष को इतनी विपरीत परिस्थितियां कभी नहीं मिली। उसके बाद भी आज देखिए जनता ने कहीं ना कहीं स्वीकार किया और भाजपा की ये बहुत बड़ी हार है और एनडीए गठबंधन की भी नैतिक हार है। और मोदी जी को तो कोई भी पद स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। उसका दो कारण है मोदी जी का मोहन जी। देखिए, मोदी जी ने स्वयं कहा था जब आडवाणी जी को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाला था कि 75 साल राजनीति नहीं करनी चाहिए। मोहन जी बस 1 मिनट में कंप्लीट कर लो, बहुत समय लिया है सुनील चौधरी जी ने। और 75 साल पूरे करने में मोदी जी को सिर्फ 14 महीने बचे हैं, तो उनको तो वैसे भी राजनीति नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने कम से कम 50 मंचों पर कहा 75 पार वालों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। 14 महीने तो उनके लिए तो राजनीति खत्म हो गई। दूसरी बात देखिए, छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हमारा रिजल्ट आया है, यहां कहीं ना कहीं पूरे भाजपा के 9 सांसद थे, ट्रेनें बंद हुई, छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र ने कई सौतेला व्यवहार किया। हम कांग्रेस के लोगों को यह समीक्षा करने का विषय है कि हम जनता तक इनका असली चेहरा क्यों सामने नहीं ला पाए। दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तो सफल हो गया, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हम अपने फेलियर के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पास इनकी तरह दम्भ नहीं है और ना हम संवैधानिक व्यवस्थाओं को कभी आजादी के बाद आज तक अव्यवस्थित किए, अवमूल्यन किए, न केंद्रीय एजेंसियों का ऐसा दुरुपयोग हुआ। लेकिन मोहन जी, जो हार हुई है उसकी समीक्षा होगी। जनमत को हम सर आंखों पर लेते हैं, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण, प्रदेश का माहौल गंदा करना, संविधान और लोकतंत्र को ये लोग वेंटिलेटर पर डालने वाले थे। आज जो पहली लाइन सुनील चौधरी जी ने कही, आंशिक रूप से उससे सहमत हूं मैं, कि लोकतंत्र पहली बार हिंदुस्तान में अब सांसें लेना चालू किया है 2014 के बाद। किस तरह से राम और रहीम के नाम पर ये बांटते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ऐसा संकेत मिला कि उसी सीट पर ये हार गए जिन राम के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला रहे थे, जो असुरों को भी सम्मान से बात करते थे। उस राम के नाम पर इन्होंने देश को बांटने का काम किया। अक्षम्य अपराध है वो। मैं एक हिंदू होने के नाते और सनातनी होने के नाते ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश के बड़े बड़े सनातन धर्म के शंकराचार्यों ने कहा है कि इनको कभी ना भगवान माफ करेगा और न सनातन धर्म माफ करेगा। इन्होंने इतिहास की बहुत बड़ी भूल की है और उसी का परिणाम है जो आज इनको मिला है। और मोदी जी को तो अब राजनीति ही नहीं करनी चाहिए। रहा सवाल भाजपा के दम्भ और अहंकार का, तो पूरे इंडिया में जो संकेत मिला है, छत्तीसगढ़ की जनता, आप जन जन के पास जाइए, सब कह रहे हैं साहब हम ही लोगों से गलती हो गई यार। शायद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हम लोग थोड़ा सा सुधार कर देते तो ये पूरी तरह बेदखल हो जाते। हम उन्माद में कहीं ना कहीं बह गए, भावना में बह गए। कई लोगों को आज बड़ा पछतावा है इस चीज का। तो कहीं ना कहीं ये जो संकेत आया है, बिल्कुल सवाल कर सकते हैं मोहन जी, बिल्कुल आप पूछिए, बिल्कुल स्वागत है। दुबे जी, ये तो राजनीतिक नजरिया हो गया। जीत और हार को अपने अपने तरीके से राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं, लेकिन आपने चुनावों को देखा है और एक तरीके से एक पैटर्न सा बन गया। छत्तीसगढ़ में जब भी चुनाव होगा बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये पैटर्न क्यों बन गया है? क्या एक यहाँ के लोगों की मानसिकता जो है वो लोकसभा में खास तौर पर बीजेपी को वोट देने वाली बन गई? इसकी वजह क्या देखते हैं आप? निश्चित रूप से मोहन जी, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके बाद से आप जो है पूरा इतिहास को आप जो खंगाल लें तो पिछला जो है 2019 का ही जो चुनाव था कि उसमें जो है 2 लोकसभा सीट जो है कांग्रेस जीती थी, बस्तर और कोरबा। वरना होते ही आया है कि एक ही सीट जो है निकाल पाती थी कांग्रेस। ये बात सही है। और एक बात ये भी माना जाता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों में जो है मुद्दे जो है अलग अलग होते हैं। लेकिन तीसरी बात ये भी है कि अभी की स्थिति अलग थी, अभी के हालात अलग थे। मतलब आप एक तरफ देखें तो उत्तर प्रदेश में जो है
कुछ अलग जो है समा बंधा हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी का भूचाल आया था, भूचाल आया हुआ है। मतलब ये कि 29 की 29 सीट जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, फिर हम उनके पड़ोसी राज्य हैं उन्हीं से अलग हुए और फिर छत्तीसगढ़ राज्य बने। आज जो है हमारा 11 में से हमारी 9 सीटें। लेकिन एक चीज ये भी है मोहन जी, आप गौर करें, इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में 4 मंत्री जो 2018 से लेकर अभी तक के, मतलब ये 2023 तक मंत्री थे, 4 मंत्री जो थे कांग्रेस के चुनावी मैदान में थे। भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू जी, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, कवासी लखमा जी। लेकिन विडंबना है, मतलब है कि यही सोच के पार्टी ने जो ऊपर वालों ने उतारा कि मतलब ये ताकतवर लोग हैं और मजबूत लोग हैं और कहीं ना कहीं ये जो है अपनी कोई ना कोई अपनी छाप छोड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि 4 में से कोई भी जो है चुनाव को नहीं जीत पाया। भूपेश बघेल जी जरूर कम मार्जिन से हारे हैं, 44,411। लेकिन राजनांदगांव, पूरे देश की जो नजर जो है राजनांदगांव पे टिकी हुई थी। और जहां तक कि छत्तीसगढ़ की बात है मोहन जी, तो मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ एक समय में, जब मध्य प्रदेश जो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में भी और जोगी जी मुख्यमंत्री बने तब भी उसके समय तक ये गढ़ तो था। और ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस यहाँ पे अधिक से अधिक सीटें लेकर आती थी। लेकिन बाद में परिदृश्य क्यों बदल गया, ये है कि आज भी मैं नहीं मानता कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की जड़ें मजबूत है। एक्चुअल में जो है खाद और पानी जो ठीक तरीके से जो पड़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहा है, ये मुझे एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। और ये कारण है कि नतीजे इस तरीके के आते हैं। तो समय के साथ ये बदलाव भी नहीं हुआ, लगातार ये पैटर्न बना हुआ है। निश्चित रूप से देखिए बदलाव नहीं हुआ, मैं मानता हूं। और रही बात है पार्टी में, मतलब कहीं कुछ दूरदर्शिता की कमी, अगर कहीं आप जैसे फाइट है, आपने ठीक है कि भूपेश बघेल जी को आपने नांदगांव भेजा, वो दुर्ग डिवीजन के नेता हैं, चलो दुर्ग का ही मान लेते हैं, दुर्ग डिवीजन का एक हिस्सा है राजनांदगांव। आज बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे बहुत कद्दावर नेता हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, क्यों एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस मजबूत नेता के सामने जो है कांग्रेस भूपेश बघेल जी को लाती, नतीजा चाहे जो होता। फिर ये भूपेश बघेल जी जिस समय प्रदेश स्तर के जो है मतलब नेता, बहुत बड़े नेता नहीं बने थे, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो है 2009 में उनको रायपुर लोकसभा सीट पर उतारा गया था। पता उस समय वो दुर्ग के नेता कहलाते थे और मध्य प्रदेश में ठीक है कि मंत्री रहे थे कभी, लेकिन एक जो आज व्यापक पहचान है देश में उस समय नहीं थी। उसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है उम्मीदवार रमेश बैस जी से उनकी हार 50,000 के आसपास हुई थी। तो अगर कहीं ये इस तरीके के कहीं कांग्रेस जो है प्रयोग करती और सोच मतलब और भी सीटों पे अगर कहीं ध्यान केंद्रित करती कि कहां क्या करना है, तो शायद नतीजा अनुकूल होता। क्यों डॉक्टर महेंद्र जी जो लगातार वहां कोरबा में जीत दर्ज करते हैं, उनकी क्या रणनीति रहती है? तो कहीं ना कहीं जो रणनीति में कहीं कोई कमी है, जिसका कारण है कि नतीजे इस तरीके के आते हैं। ठीक है, चलिए अब उस पैटर्न को भी समझते हैं और एक बड़े दिल से दोनों ही प्रवक्ताओं से ये उम्मीद रखेंगे कि वो जीत और हार को भी स्वीकार करें। पहले चलते हैं कांग्रेस की ओर। चौहान जी, चलिए ये देश में जो हुआ, आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, ये सब मान लेते हैं, पर इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि हार तो हुई है कांग्रेस की, और इसको स्वीकार करने में कांग्रेस क्यों गुरेज कर रही है? वो हार के कारण को क्यों नहीं खोजती? 2019 में क्यों नहीं समझ पाई? 2024 में क्यों नहीं समझ पाई? और हार के कारण खोजकर उन्हें दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करती कांग्रेस? मत को हम सराखों पे लेते हैं, हार को स्वीकार करते हैं और समीक्षा करने के लिए भी तैयार हैं। जितने वरिष्ठ पत्रकार हों, विद्वान हों, विश्लेषक हों या पार्टी के जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन सब में मंथन होगा, नई रणनीति बनेगी। कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है, कहीं हमको इस बात से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये भी बात सच है कि आजादी के बाद सबसे विपरीत परिस्थितियों में हम चुनाव लड़े और कोई भी विपक्षी दल इतने विपरीत परिस्थिति में चुनाव नहीं लड़ा। रहा सवाल नेताओं के हारने का, तो मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्रियों में मोदी जी की कैबिनेट के 20 मंत्री चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं उन 20 मंत्रियों का हारना और कहीं ना कहीं मोदी जी का खुलेआम ऐलान करना कि मैं लंगड़ी सरकार नहीं चलाऊंगा, उसके बाद भी भाजपा को बहुमत ना मिलना स्पष्ट संकेत है कि इस देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया है। प्रदेशों में जहां तक हार का सवाल है, तो जब पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में हम कहीं ना कहीं इनके, चाहे वो द्वेष हो, चाहे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हो, चाहे दूसरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करना हो, धन बल का, जब पूरे इंडिया में हमने इनका चक्रव्यूह तोड़ा, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमसे कहां चूक हुई, हम किन रणनीतियों में फेल हुए, इसकी पूरी समीक्षा होगी। और क्यों आपसी भाईचारे और प्रेम और जो राहुल गांधी जी कहते थे मोहब्बत की दुकान,
उसको हमको यहाँ बेहतर आम लोगों तक पहुंचाने में कहां हम विफल रहे, किस किस स्तर पर हुआ, बूथ वाइज इसका हम समीक्षा करेंगे। बूथ से लेके ब्लॉक, जिला और प्रदेश तक और राष्ट्रीय स्तर तक इस बात की समीक्षा होगी कि कहां चूक हुई है, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई कि यहां लगातार हम 15-20 सालों से चुनाव हार रहे हैं। उसके पहले छत्तीसगढ़ की पहचान अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ के रूप में थी। तो ये कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी अनिरुद्ध दुबे जी ने बताया, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात के लिए संवेदनशीलता से विचार करेगी और मंथन भी करेगी और सम्मान भी करते हैं कि जनता को चाहे इन्होंने जितना भी दिग्भ्रमित किया हो, हम विपक्ष होने के नाते हमारा ये दायित्व था कि हम जनता को जागरूक करते, इनके असली चेहरे को दिखाते, जैसा पूरे हिंदुस्तान में दिखाए हैं। और अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और एक दिल्ली और एक दो स्टेट में और अगर हम ये बात करने में सफल हो गए थे, तो शायद आज ये जो इनका गठबंधन है, जिसमें आज सारे जो कहना चाहिए इनसे जुड़े हुए दल हैं वो भी असंतुष्ट हैं। चंद्रबाबू नायडू जी को इन्होंने जेल में भेजा, नीतीश कुमार की इन्होंने फजीहत की, वो सब भी परेशान हैं। स्किल इंडिया के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के चंद्रबाबू नायडू जी भी 2021-22 में जेल में थे। तो कहीं ना कहीं सारे लोग इनके तानाशाही रवैये से त्रस्त हैं। अभी समय का इंतजार करिए, अभी बहुत सारे पत्ते खुलने हैं मोहन जी। ठीक है, चलिए अभी समय का इंतजार करने की जरूरत है। इन्होंने तो साफ गोई से स्वीकार कर लिया चौधरी जी की हार हो रही है और इसकी समीक्षा की जाएगी, कारण को खोजा जाएगा। आप लोग इस बात को भी स्वीकार करिए कि कोरबा में आप लोग नहीं जीत पा रहे हैं, वहां नए नए प्रयोग करते हैं, सरोज पांडे जी को वहां भेजे, ये सीट जीती जुताई आप लोग हार गए, इस बात को स्वीकार करेंगे क्या चौधरी जी? देखिए मोहन भाई, सबसे पहले तो चुनाव में जब दल लड़ता है तो आप देखेंगे कि हमने कितनी सीटों पर विजयश्री प्राप्त की है। हम एक की बात करें कि हम जो 10 जीते हैं उसकी बात करें, हमने 11 में से 10 सीटें जीती है मोहन भाई, ये बहुत बड़ी बात है। 11 में से 10 जीतना, एक नुक्ता लग गया, ठीक है, चलिए हारे हैं, समीक्षा होगी, हमारे नेतृत्व उसमें जाकर के निश्चित रूप से देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भाई कह रहे थे कि आजादी के बाद सबसे विपरीत परिस्थिति में चुनाव हुआ। आपातकाल में कौन सी परिस्थितियां थी भैया? इंदिरा जी के समय में जेल से लड़ना पड़ा था लोगों को। सबसे खराब परिस्थिति वो थी जब पूरा विपक्ष जेल में था, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई थी। अरे क्या इतिहास नहीं जानते क्या अपना? जरा पढ़ लिया करो। आपातकाल में जो दुर्गति इस देश की थी ना, वो देश नहीं भूला है। मिर्ची लगती है आप लोग को, मिर्ची लगती है आप लोग को। पूरा विपक्ष जेल में डालने के बाद भी जनता ने जनादेश दिया था और कांग्रेस को बाहर निकाल के फेंक दिया था। हम अभी भी अपने अलायंस के साथ पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटों पर हैं, हम पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटों पर हैं। और आपके ये लुटेरे भ्रष्टाचारी चेहरे जो थे, जिनको देख देख दिए थे, डायरी में नाम है और उस सच को उजागर करने में भी 2 प्रदेशों में फैल रहे हैं। पर सुनील जी इंतजार करिए, अब समय आ गया है, हम लोग आपकी सच्चाई यहाँ भी उजागर करेंगे, समय का इंतजार करिए। अरे आपका सब उजागर है यहाँ पर, जनता को सब मालूम है। आप एक समीक्षा करने को आप एक बूथ समीक्षा करेंगे, एक एक बूथ की समीक्षा करके आपको वाइज जाकर आप नहीं खोलेंगे। हम तो बूथ की हाल की समीक्षा करने को तैयार हैं। आपका दम आपको समीक्षा नहीं करने दे रहा है, आप करिए, हम तो करेंगे, एक एक बूथ की समीक्षा करेंगे और आपको बताएंगे भी कि लोकतंत्र के मायने क्या है। और लोकतंत्र जीवित रहा, इसीलिए एक राहुल का गृह मंत्री बन गया और एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। वो अवसर हमने प्रदान किया, वो अवसर कांग्रेस ने प्रदान किया, देश को आजादी दिलाकर और निष्पक्ष संविधान का निर्माण करके अपने संविधान को कुचलने का प्रयास किया, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का प्रयास किया। ये पूरा देश जानता है, देश इसके लिए आपको क्षमा नहीं करेगा। आज नहीं तो कल पूछी जाएगी और आप एक एक चीज जांच के माध्यम से बड़ी बड़ी बात कर रहे, 100 नहीं पहुंच सके, 240 की हम पहुंचे जी, 100 नहीं पहुंच पाए। छत्तीसगढ़ ये क्या ये इसी तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझ कर रह जाएगा और हार जीत की जो समीक्षा होनी चाहिए, जो कदम उठाए जाने चाहिए राजनीतिक दलों की, वो इसीलिए नहीं उठा पा रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाती है। देखिए मोहन जी, जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है, आप पहले राउंड में भी जो है आपने बातचीत शुरू की तो कोरबा का उदाहरण आया, अभी बातचीत चल रही थी कोरबा। गौर करिए आप जो है कोरबा, मतलब है कि अगर वहां पे महंत जी जो है जीत पाते हैं तो उसके पीछे क्या वजह है। देखिए 2004 में कोरबा सीट अलग से नहीं थी, जांजगीर चांपा सीट हुआ करती थी, तो उस समय श्रीमती करुणा शुक्ला जी, अभी जो बात ये भी आ रहा है कि सरोज पांडे जी वहां से लड़ी, तो श्रीमती करुणा शुक्ला जी ने डॉक्टर चरणदास महंत जी को 2004 में हराया था। और पहली बार है कि मतलब कोरबा लगातार 3 बार कांग्रेस नहीं जीत रही है। 2009 में जब वहां पे कोरबा सीट अलग हुई परिसीमन के बाद,
तो डॉक्टर चरणदास महंत जी ने फिर वो करुणा शुक्ला जी को हराया। 2014 की बात आई तो 2014 में बंसीलाल महतो भारतीय जनता पार्टी के जो थे, उन्होंने डॉक्टर चरणदास महंत जी को हराया। फिर 2014 के बाद फिर जो 19 का ज्योत्सना महंत जी और अभी ज्योत्सना महंत जी। लेकिन वहां पे डॉक्टर चरणदास महंत जी की जो जमीनी पकड़ मजबूत क्या है, कांग्रेस को जो है जाकर, मतलब देखिए परिस्थितियां विपरीत थी तो फिर उनके लिए भी थी। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर आंधी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, चली थी तो वहां पे सौरभ पांडे जी भी कोई मतलब ये नहीं कद्दावर नेता ही है। फिर आप ये भी गौर करिए कि सौरभ पांडे जी जो है लोकसभा चुनाव में अभी 43,283 मतों से हारी हैं। 43,283, ये कोई बहुत बड़ी हार नहीं होती मोहन जी। रायपुर सीट की जो है मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। मतलब रायपुर सीट में तो मानो कांग्रेस का हार का रिकॉर्ड बन रहा है। एक समय में रमेश बैस जी, विद्याचरण शुक्ल जी और श्यामाचरण शुक्ल जी जैसे नेताओं को हराते थे तो 1 लाख से ज्यादा मतों से, अरे बाप रे, मतलब ऐसा प्रतिक्रिया होती थी कि विद्याचरण जी 1 लाख से ज्यादा मतों से हार गए, श्यामाचरण जी 1 लाख से ज्यादा मतों से हार गए। अभी सुनील सोनी जी जो है पिछले चुनाव में रायपुर सीट से प्रमोद दुबे जी को 3.5 लाख मतों से हराया। थोड़ा सा जो लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतना भयंकर अंतर, तो पर भी लोगों ने पचाया। अभी तो ये स्थिति हो गई है कि इस चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो है विकास उपाध्याय, गौर करिए कि विकास उपाध्याय जो मतलब अभी जो है 2018 में जो विधायक भी थे रायपुर पश्चिम के और राष्ट्रीय सचिव भी हैं कांग्रेस के, और मतलब वो मानते भी अपने आप को राष्ट्रीय नेता, उनको 5,75,285 मतों से हार मिली बृजमोहन जी के सामने। और राजधानी की सीट है, रायपुर सीट है, तो मतलब इसके लिए तो पृथक, मतलब रायपुर को तो लगातार जो है कांग्रेस खोती ही रही है। थोड़ा सा कांग्रेस ने क्या कम ध्यान दिया, ये मान के चले क्या इस तरीके कांग्रेस के हिसाब से? रायपुर को लेकर आप इतिहास उठा के देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के हिसाब से, अच्छा छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो चलिए छत्तीसगढ़ में देखिए, बस्तर में आप कैसे कांग्रेस आप मान लोगे मोहन जी? बस्तर की अगर कहीं बात करूं मैं, महेश कश्यप जी वहां पे जीते हैं और 55,245 मतों से कवासी लखमा हारे। मैं फिर बोल रहा हूं कि 50-55 की जो हार है, इतना बड़ा लोकसभा जिसमें कई विधानसभा होते हैं, तो लखमा की बहुत बुरी हार है, मैं कैसे मान लूं? कांकेर की आप बात कर रहे हैं तो कांकेर में 1884 मतों से वीरेश ठाकुर हारे भोजराज नाग जी से, तो इसको कैसे? तो मैंने कहा ना, मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस जो है उखड़ गई है छत्तीसगढ़ से, चिंतन मनन की जरूरत है। और रायपुर की मैं इसलिए जोर दे रहा हूं मोहन जी कि रायपुर में बहुत दुर्गति होती है। अभी विकास उपाध्याय की जो दुर्गति हुई इस मैदान में, चुनावी मैदान में, कि मतलब ये कि 5,75,285, तो कम से कम, इसीलिए अपने जब आपने पहला सवाल किया तो मैंने भूपेश बघेल जी का उल्लेख करते हुए कहा था कि इतने बड़े नेता के सामने इतने बड़े नेता को आजमाया जाना चाहिए। तो रायपुर में विशेष ध्यान केंद्रित करने की जरूरत हमेशा से थी और आगे भी रहेगी। ठीक है, चलिए ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक अच्छा जीत सकती है और बीजेपी को अब कांग्रेस को रोकने की जरूरत होगी, क्योंकि कम अंतरों से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जीत मिल रही जरूर है बीजेपी को, लेकिन कम अंतरों से। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है और मंथन जब होगा तो सारी चीजें और सामने आएंगी। फिलहाल एक संदेश जो गया है वो यही है कि एक तरीके से छत्तीसगढ़ बीजेपी का गढ़ बन गया है, लेकिन इस गढ़ को भी भेदा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस को तैयारी करनी होगी। समय कम है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौहान जी जुड़े, उनका धन्यवाद। सुनील चौधरी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और अनिरुद्ध दुबे जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।